नमस्कार दोस्तों, आज से स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 1857 की क्रांति के अंतर्गत हम आपको आज लास्ट कारण पढ़ाएंगे, जो कि है सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। ये दोनों कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हुए 1857 की क्रांति के लिए। तो 1857 की क्रांति में किस प्रकार से सैनिक कारण भी जिम्मेदार रहा, तात्कालिक कारण भी जिम्मेदार रहा, उन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं इन सारी चीज़ों को। तो 1857 की क्रांति में जो सैनिक कारण थे, अंग्रेजों के द्वारा सैनिकों का शोषण किया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, असमान वेतन दिया जाता था, उन्हें खाने पीने की चीज़ों को सही से नहीं दिया जाता था, बल्कि एक ही प्रकार के सैनिक, यूरोपीय हो या भारतीय, भारतीयों को अलग प्रकार का खाना और यूरोपियनों को अलग प्रकार का खाना दिया जाता था। जैसे भारतीय सैनिकों को खराब खाना और यूरोपियन सैनिकों को अच्छा खाना दिया जाता था, इसी प्रकार उनके वेतन में भी भेदभाव रखा जाता था। भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाने के लिए भी मजबूर किया गया, जो कि उस समय उनके लिए यह पाप समझा जाता था। भारतीय सैनिकों को माथे पर तिलक लगाना, पगड़ी बांधना और दाढ़ी रखना, इन सारी चीज़ों पर मनाही कर दी गई। ये सारी चीज़ें भारतीय सैनिकों के धर्म से संबंधित थी। इन सारी चीज़ों को भारतीय सैनिकों ने समझा कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे धर्म को हमसे अलग कर रहे हैं, हमें धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो भारतीय सैनिक थे वह अंग्रेजों को अजेय समझते थे। लेकिन जब आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजी सेना हार गई। इससे भारतीय सैनिकों को यह लगा कि अंग्रेज अजेय नहीं है, उन्हें भी पराजित किया जा सकता है। तो इन सारे कारणों को मिला करके हम अगर देखें तो सैनिक कारण भी एक मजबूत कारण था 1857 की क्रांति के कारणों में। तो एक लेखक है चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने कहा कि जो भारतीय सैनिक हैं वह उच्च जातीय भाड़े के सैनिक हैं। परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय सैनिकों को किस अंग्रेज ने उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था, तो चार्ल्स नेपियर ने कहा था। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव बहुत ज्यादा किया जाता था, उन्हें उच्च पद नहीं दिया जाता था, उन्हें सूबेदार से ऊंचा पद कभी भी नहीं दिया गया। इस प्रकार से भारतीय सैनिकों के मन में यह भावना बैठ गई कि अंग्रेज उन्हें कोई उच्च पद न दे करके केवल सैनिक ही रखना चाहते हैं। इसी प्रकार जो अंग्रेज थे वह सेना के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। अंग्रेजी सेना और भारतीय सेनाओं के साथ अंग्रेज अधिकारी बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया करते थे। कॉर्नवालिस जब भारत का गवर्नर जनरल बना, उसने एक नीति लाई जिसे आंग्लीकरण की नीति कहा गया। कॉर्नवालिस की इस आंग्लीकरण नीति के द्वारा अब सेना में भारतीय सैनिकों के पदों में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने आंग्लीकरण की नीति के जरिए यह प्रावधान किया कि अब सेना में भारतीय सैनिकों की कोई पद वृद्धि नहीं होगी। इससे भी सैनिक जो थे वह असंतुष्ट थे, नाराज थे। इसी प्रकार जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज प्रशासन था भारत में, वह भारतीय सेनाओं के वेतन भत्तों को भी कम देता था। उन्हें सिर्फ 7 रुपए मासिक वेतन दिया जाता था, जबकि अंग्रेज सैनिकों को अधिक दिया जाता था। इसी प्रकार जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वह भारतीय सैनिकों के खाने की व्यवस्था बहुत ही घटिया रखते थे और यूरोपीय सैनिकों की खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया होती थी। इससे भी सैनिक नाराज थे। अंग्रेज अधिकारियों का दुर्व्यवहार भारतीय सैनिकों के साथ लगातार होता रहता था और इसी क्रम में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अगर हम अनुपात देखें तो उस समय 5 संबंधे 1 हुआ करता था। 1857 की क्रांति से पहले भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात था वह 5 संबंधे 1 था। अर्थात अगर 500 भारतीय सैनिक होते थे सेना में तो 100 यूरोपीय सैनिक ही होते थे। इसके बावजूद भी अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, भारतीय सेना के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। असमान वेतन, हमने अभी आपको बताया कि असमान वेतन भी एक कारण था। अवध का विलय, अंग्रेजों के द्वारा जब अवध का विलय किया गया अंग्रेजी साम्राज्य में, तो उस समय अवध राज्य से भारतीय सेना में
सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी। वो भी कहाँ के सैनिक सर्वाधिक थे? तो अवध के सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। तो पूछा जाए कि 1857 की क्रांति से पहले सेना में कहाँ के सैनिक सर्वाधिक हुआ करते थे? तो अवध के सैनिक सर्वाधिक हुआ करते थे। अवध का जब विलय कर लिया गया तो अवध के सैनिकों ने सोचा कि हमारे दम पर ही अवध का विलय किया गया है और हम अपने राज्य को बचा नहीं सकते। यह क्रोध भी सैनिकों के मन में पनप रहा था। इसी क्रम में 1856 में जब कैनिंग ने एक नया नियम लाया, कौन सा? सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। 1856 में कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लागू किया और इस सामान्य सेना भर्ती अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल की सेना जो है उसे अंग्रेजी सरकार जहां चाहे तहां भेज सकती है। उन्हें समुद्र पार भी जाना होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय सैनिक समुद्र पार नहीं जाते थे। समुद्र पार करना उन्हें पाप लगता था, अपने धर्म के विरुद्ध लगता था। तो इस चीज को मिटाने के लिए कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लागू किया, जिसके जरिए अब भारतीय सेना को जो ब्रिटिश चाहे कहीं भी भेज सकती थी, समुद्र पार भी भेज सकती थी। तो इस अधिनियम को लेकर भी सैनिकों में बड़ा रोष था। इसी प्रकार अगर हम देखें कि भारतीय सैनिकों का प्रथम जो विद्रोह का उदाहरण मिलता है वह बक्सर के युद्ध में देखने को मिलता है। तो पूछे कि सैनिक विद्रोह का प्रथम उदाहरण कब प्रस्तुत हुआ? तो 1764 के बक्सर के युद्ध में हुआ। क्या कि जब मीर कासिम के विरुद्ध मुनरों की सेना युद्ध कर रही थी तो मुनरों के सेना के कुछ सैनिक टुकड़ियां जो थी वह मीर कासिम से जाकर के मिल गई। इस प्रकार मुनरों की सेना की जो भारतीय सैनिक टुकड़ियां थी उसमें से कुछ टुकड़ियां विद्रोह करके मीर कासिम से आकर के मिल गई थी। बाद में उन सैनिकों को पकड़ करके, जिसमें कि 24 सैनिक पकड़े गए थे, इनको पकड़ करके मृत्युदंड दे दिया गया था। तो इस प्रकार सैनिक विद्रोह का पहला उदाहरण कहाँ मिला? बक्सर युद्ध में मिला था। सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ाया है, जो कि 1806 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? बेल्लोर में हुआ था। और किसको लेकर के हुआ था? तो दाढ़ी रखने, पगड़ी बांधने और तिलक लगाने को लेकर के पहला धार्मिक विद्रोह 1806 में बेल्लोर में हुआ था सैनिकों के द्वारा। इसी क्रम में 1824 में एक घटना घटी कि बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, बैरकपुर छावनी में एक 47वीं रेजिमेंट थी। इस 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने के लिए समुद्र पार करने से मना कर दिया और जब मना कर दिया तो 47वीं रेजिमेंट को भंग करके और सभी सैनिकों को क्या फांसी दे दी गई। तो 1824 ईस्वी में बैरकपुर छावनी की 47वीं रेजिमेंट ने क्या किया था? बर्मा जाने से, समुद्र पार करने से मना कर दिया था, जिसके एवज में उन्हें फांसी दे दी गई थी। 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम पारित किया गया और यह डाकघर अधिनियम डलहौजी के समय पारित हुआ था, लेकिन कैनिंग ने इस अधिनियम को लागू किया था। और यह डाकघर अधिनियम क्या था? तो इस अधिनियम के जरिए अभी तक जो भारतीय सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा प्राप्त होती थी, उस डाक सुविधा को भी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से सैनिकों को इसके लिए भी बड़ा रोष था। आंग्ल अफगान युद्ध। भारतीय सैनिक यह समझते थे कि अंग्रेजी सेना अजेय है, इसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन जब आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक लड़ा गया और आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजी सेना की हार हुई, तब भारतीय सैनिकों को लगने लगा कि अंग्रेजी सेना या अंग्रेज जो हैं वो अजेय नहीं है, इन्हें पराजित भी किया जा सकता है। इस प्रकार से सैनिकों के मन में इन सब चीजों को लेकर के बड़ा ही रोष था और वह किसी न किसी ऐसे समय के ताक में थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दे। और इसका मौका भी उन्हें मिल गया। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। अब 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वह क्या था कि किस कारण से 1857 की क्रांति की शुरुआत
हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत एक छोटे से कारतूस से हुई थी। इसी छोटे से कारतूस ने 1857 की क्रांति में चिंगारी का काम किया और इस चिंगारी ने पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला फैला दी थी। देखिए कारतूस के बारे में बात कर लेते हैं। हुआ क्या था कि उस समय यानी दिसंबर 1856 की बात है, जब अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक के स्थान पर, पुरानी लोहे वाली बंदूक जो ब्राउन बेस कहलाती थी, ब्राउन बेस के स्थान पर अंग्रेजी सरकार ने एक नई बंदूक लॉन्च करने का फैसला किया जिसका नाम था राइफल इनफील्ड। तो ब्रिटिश सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई बंदूक राइफल इनफील्ड को लागू करने का निश्चय किया और इस राइफल इनफील्ड में जो कारतूस लगाया जाता था, देखिए जो कारतूस लगाया जाता था वह वुलिच आर्सेनल कारखाना में निर्मित होता था। तो इस कारतूस की विशेषता यह थी कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था, यानी इसकी चर्बी से यह निर्मित होता था। होता क्या था कि कारतूस के ऊपरी भाग पर गाय और सूअर की चर्बी का एक खोला लगाया जाता था और कारतूस को प्रयोग करने से पहले दांत से कारतूस को काटना पड़ता था और काटने के बाद ही उसे बंदूक में लोड करना होता था। तो ऐसी अफवाह उड़ी कि जो राइफल इनफील्ड में नया कारतूस लगने वाला है, उस कारतूस का जो निर्माण हुआ है वह किससे, गाय और सूअर की चर्बी से हुआ है, यानी उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। यह जब खबर फैली सैनिकों के बीच में तो सारे सैनिक, उसमें कुछ मुस्लिम हिंदू भी थे, उन लोगों ने इसका विरोध दबी जबान में करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट करने पर यह अंग्रेजी सरकार उतारू हो गई है। लेकिन फिर भी इस कारतूस का सर्वप्रथम प्रयोग दमदम, अंबाला और सियालकोट में करने का निर्णय लिया गया। तो जब अंग्रेजी सरकार ने इस कारतूस का प्रयोग सर्वप्रथम दमदम, अंबाला और सियालकोट में करने का निर्णय लिया, तब क्या घटना घटी कि कारतूस का प्रयोग दमदम में शुरू हुआ तो वहां के सैनिकों ने विद्रोह तो किया, लेकिन वह विद्रोह दबा दिया गया। उसके बाद अंबाला के सैनिकों ने भी कुछ खुला विद्रोह किया, लेकिन इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। लेकिन जब इस कारतूस को प्रयोग करने से मना कर देता है कौन, मंगल पांडे, उसी समय और उसी दिन से 1857 की क्रांति की जो ज्वाला फूटी वह आप सभी लोग जानते हैं कि कितने दिनों तक चली और भारत के कितने ही प्रदेशों में इसका विस्तार हुआ। तो इन सारी चीजों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि 1857 की क्रांति का विस्तार कहां कहां हुआ और कहां कहां पर किन किन नेताओं ने अग्रणी भूमिका निभाई 1857 की क्रांति के लिए।